नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। केंद्रीय पशुपालन मत्स्य मंत्री गिरिराज सिंह ने संसद में कहा कि देश में मत्स्य पालकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अलग से ही बजट निर्धारित कर रखा है ताकि मछली पालकों को प्रोत्साहन दिया जा सके। मध्य प्रदेश में जैविक खेती का रकबा बढ़ा। मध्य प्रदेश के किसान पूरे खेती को ही बना रहे हैं जैविक। मध्य प्रदेश में 3 साल में 1200 से बढ़कर 2000 हेक्टेयर हुआ जैविक खेती का रकबा। कोरोना काल में अनाज की प्राकृतिक और उसकी शुद्धता पर बल दिया गया। जैविक खेती, खाद, बीज से लेकर पानी तक शुद्ध या केमिकल रहित का उपयोग कर रहे हैं किसान। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि हर मेड़ पर पेड़ अभियान के तहत किसानों को रेशम के पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत। कहा, कृषि विज्ञान केंद्रों की अहम भूमिका के जरिए किसानों को किया जाएगा जागरूक, इससे रेशम के उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बागवानी फसलों के 2019-20 के अंतिम भुगतान और बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन के 2020-21 के पहले अग्रिम अनुमान जारी किए। आंकड़े फलों, सब्जियों, फूलों और मसालों के उत्पादन में वृद्धि देखी गई। खरीफ विपणन सीजन में एमएसपी पर खरीदी जारी। धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 14.52% की हुई वृद्धि। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक खरीदा गया 670.44 लाख मीट्रिक टन धान। और खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। मैत्री सेतु फेनी नदी पर बनाया गया है, जिसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड ने 133 करोड़ रुपए की लागत से किया है। 1.9 किलोमीटर लंबा ये पुल भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने सबरूम में एकीकृत जांच चौकी स्थापित करने के लिए आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री कैलाश शहर में ऊनाकोटी जिला मुख्यालय को खोवाई जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले HH 208 की आधारशिला भी रखी। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री राज्य सरकार द्वारा विकसित राज्य राजमार्गों और अन्य जिला सड़कों का भी उन्होंने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 40,978 घरों का उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पुराने मोटर स्टैंड में मल्टी लेवल कार पार्किंग और वाणिज्यिक परिसर के विकास के लिए आधारशिला भी रखी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री लिचु बागान से हवाई अड्डे तक 2 लेन से लेकर 4 लेन तक की मौजूदा सड़क को चौड़ा करने के काम का भी शिलान्यास किया। त्रिपुरा की कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में बीते 3 साल में तेजी से सुधार हुआ है। एयरपोर्ट का काम हो या फिर समंदर के रास्ते त्रिपुरा को इंटरनेट से जोड़ने का काम हो, रेल लिंक हो, इनमें तेजी से काम हो रहा है। आज भी 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा के जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, वो हमारे उसी हीरा मॉडल का ही हिस्सा है। बल्कि अब तो वाटरवेज, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें जुड़ गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि त्रिपुरा में डबल इंजन की सरकार आने के बाद पिछले 3 साल से बदलाव को साफ तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान त्रिपुरा में किसानों से एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित हुई है। आज त्रिपुरा पुरानी सरकार के 30 साल और डबल इंजन की 3 साल की सरकार में आए बदलाव को स्पष्ट अनुभव कर रहा है। जहां कमीशन और करप्शन के बिना काम होने मुश्किल थे, वहां आज सरकारी लाभ लोगों के बैंक खाते में डायरेक्ट पहुंच रहा है। जहां किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अनेक मुश्किलें उठानी पड़ती थी, वहीं पहली बार त्रिपुरा में किसानों से
एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि त्रिपुरा में जहां पर नल से जल मात्र कुछ इलाकों में आते थे, तो वो संख्या अब बढ़कर बहुत ज्यादा हो गई है। त्रिपुरा जो कभी पावर डेफिसिट स्टेट हुआ करता था, वो आज डबल इंजन की सरकार की वजह से पावर सरप्लस हो गया है। 2017 से पहले त्रिपुरा के सिर्फ 19,000 ग्रामीण घरों में नल से जल आता था। आज दिल्ली और त्रिपुरा की डबल इंजन की सरकार की वजह से करीब 2 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल आने लगा है। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार के लिए दोनों देशों के बीच की सीमा किसी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। इस सेतु के बन जाने से न केवल भारत बल्कि नेपाल और भूटान के साथ भी व्यापार करने में आसानी होगी। We are creating a new era in South Asia through providing connectivity to India. We are in a region which has remained conservative in opening up and where interregional trade is far below potential. I believe political boundaries should not become physical barriers to trade. We expect the framework that we are inaugurating today will also help Bangladesh to trade more easily, not only with India but also with Nepal and Bhutan. और प्रधानमंत्री ने साफ किया कि डबल इंजन का फायदा हर वर्ग को मिल रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि की बात हुई, आयुष्मान का उन्होंने जिक्र किया और किसानों और गरीब परिवारों को इसका जो लाभ है साफ तौर पर मिल रहा है। और अब बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जैविक खेती का जो रकबा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। वहां के जो किसान है जैविक खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और पूरे के पूरे खेत वो जैविक खेती कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब किसान पूरे खेत को ही जैविक बना रहे हैं, यानी कि पूरे खेत में ही वो जैविक खेती उत्पादित करते हैं। इन खेतों में सारी फसलें जैविक ही होती है, इससे उनकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ रही है, उनकी जो आमदनी है वो भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, बढ़ भी रही है। कोरोना काल में अनाज के प्राकृतिक और उसकी शुद्धता पर बल दिया गया और इसी का नतीजा है कि अब किसान जैविक खेती के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। जैविक खेती में खाद, बीज से लेकर पानी तक शुद्ध या केमिकल रहित का उपयोग किया जा रहा है ताकि स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। मध्य प्रदेश में 3 साल में 1200 से बढ़कर 2000 हेक्टेयर जैविक खेती का जो रकबा है वो बढ़ा है। कृषि विभाग खेतों का जैविक खेती के खेत के रूप में प्रमाणीकरण भी कर रहे हैं, यानी कि जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं उनको प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है। उत्पादित फसल को जैविक का प्रमाण पत्र भी मिलता है, इससे उन्हें अपना उत्पाद बेचने में आसानी होती है। विदिशा, हरदा, धार, मंदसौर सहित कुछ अन्य जिलों में किसान प्रमाणित जैविक खेतों में फसल उगा रहे हैं, उनको एक अच्छा बाजार भी मिल रहा है। कोरोना काल के बाद खेतों का जैविक प्रमाणीकरण करवाने वाले किसानों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। किसान अपनी जैविक उपज को ब्रांड नेम से भी बेच सकता है, यानी कि किसान जो उत्पादित कर रहा है उसको एक नाम दे सकता है और अपने उस नाम से उसको बाजार में बेच सकता है। विभाग उन्हें ऑनलाइन बाजार की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। जो कृषि विभाग है वो लगातार ये प्रयास कर रहा है कि जो जैविक खेती करने वाले किसान उनको बढ़ावा मिले। जैविक उपज का कोई अधिकृत प्रमाण नहीं होने से उन्हें बाजार में इसका अपेक्षित दाम नहीं मिल पाता था, इसीलिए प्रमाणीकरण किया जा रहा है। कोरोना काल में खाद्यान्न की मांग बढ़ने पर इसमें गड़बड़ियां भी सामने आने लगी थी, इसी वजह से कृषि विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। जैविक उत्पाद के दाम 1.5 गुना तक अधिक मिलते हैं, यानी कि जो दूसरे उत्पाद है उसकी अपेक्षा जो जैविक उत्पाद है उसकी कीमत अधिक मिलती है। और केंद्रीय पशुपालन मत्स्य मंत्री गिरिराज सिंह ने संसद में कहा कि देश भर के मछुआरों के लिए सरकार ने पहले से ही अलग मंत्रालय बना रखा है, पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये मत्स्य फिशरी डिपार्टमेंट है ही नहीं, मैं सदन में आऊंगा तो एक अलग से मंत्रालय बनाऊंगा। मुझे अफसोस है महोदय कि ये किसका क्वेश्चन था, ये मैं संवैधानिक प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में मत्स्य पालकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अलग से ही बजट निर्धारित कर रखा है ताकि मछली पालकों को प्रोत्साहन दिया जा सके। मोदी सरकार ने 32,000 करोड़ का
हमने इन्वेस्टमेंट किया और जानते हैं जिसने बरसों तक राज किया, भारत में 2014 तक केवल 100 लाख उत्पादन हुआ था मछली का, केवल 100 लाख, 10 मिलियन। मोदी ने 6 साल में, मोदी ने केवल 6 साल में 150 लाख का उत्पादन किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जिनको पता नहीं है, जिनके नेता को पता नहीं है, इनके नेता को पता नहीं है कि फिशरी डिपार्टमेंट कहां है, कब अलग हुआ। मोदी जी ने 2019 के पहले 2 डिपार्टमेंट बना दिया। अगर मैं कहूं कि ये 32,572 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का मॉडल रखा, ये देश के इतिहास में अध्यक्ष महोदय आज तक नहीं हुआ है। और प्रधानमंत्री ने लोगों से आपदा को अवसर में बदलने की अपील की थी। कोरोना महामारी की आपदा को अवसर में बदलने, स्वयं रोजगार कमाने और कई अन्य लोगों के भविष्य को आजीविका प्रदान करने के लिए त्रिपुरा के एक छोटे से गांव से एक सच्ची प्रेरणादायक कहानी सामने आई है, जो आपको नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाती है। पेश है खास रिपोर्ट। ये है रोहित भट्टाचार्य, जो कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान उत्तरी त्रिपुरा के धर्मनगर में अपने पैतृक गांव अलगापुर आ गए थे। 22 साल के रोहित भट्टाचार्य का जीवन उस समय नौकरी छूट जाने की निराशा से भरा हुआ था। एक दिन उनके घर के एलईडी बल्ब में कुछ खराबी आ गई और चूंकि ये लॉकडाउन था, इसलिए कोई मदद भी साथ नहीं थी। रोहित ने इस प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए इंटरनेट पर खोज की और एलईडी बल्ब में आई खराबी ने रोहित भट्टाचार्य के जिज्ञासु मस्तिष्क को रोशन कर दिया और उन्होंने तय किया कि क्यों ना एलईडी लॉकिंग यूनिट के बारे में सीखने के लिए लॉकडाउन के समय का इस्तेमाल किया जाए। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की बात की, तो रोहित ने इसे रोजगार बनाने की ठान ली। उस समय तक लॉकडाउन में नरमी बढ़ती जा रही थी, लेकिन जो लोग काम से वापस आ गए थे, वो अपने मूल स्थानों पर रोजगार की तलाश में थे। तब रोहित ने अपनी एलईडी विनिर्माण इकाई खोलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी यूनिट में रोजगार गंवा चुके 7 लोगों को नियुक्त किया और एलईडी बल्ब बनाने और बेचने की शुरुआत कर दी। और देखते ही देखते रोहित के बल्ब की मांग बढ़ने लगी। कारवां बढ़ता गया और लोग रोहित के साथ काम में जुटते चले गए। आज स्थिति ये है कि रोहित प्रति माह लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं और कई बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने में भी सक्षम हैं। रोहित कहते हैं कि हर युवा को स्थानीय कारोबार के माध्यम से भारत को सही मायने में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में समाज और देश के लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जो प्रकल्प है आत्मनिर्भर भारत योजना, वो मुझे बहुत ही इंस्पायर करता था, बहुत मोटिवेशन मिलता था मुझे उससे। तो मैंने सोचा कि क्या किया जा सकता है। तो तभी शाम को मेरे घर पे एक बल्ब फ्यूज हो गया। तो उस एलईडी बल्ब को जब मैं रिपेयर करने बैठा, तब अचानक मैं सोचा कि इसे मैन्युफैक्चर कैसे किया जा सकता है, इसका इक्विपमेंट्स कहाँ पे मिल सकता है और एक यूनिट प्लांट हम कैसे बिठा सकते हैं। तो तभी मैंने YouTube पे सर्च किया, इंटरनेट पे सर्फिंग किया, तो वहाँ से मुझे इसका इक्विपमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सब कुछ मिल गया। तो मिलने के बाद मैंने इस कार्य को स्टार्ट करने का स्टेप लिया और आज बहुत खुश हूँ और बहुत गर्व के साथ कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ पे 7 लोग, 2 महिलाओं के साथ उनको लेके काम कर रहे हैं हम लोग। कहते हैं कि जज्बे से हर प्रतिकूल घटना को अवसर में बदला जा सकता है और इसकी बेहतरीन वानगी पेश कर रहे हैं रोहित भट्टाचार्य। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बागवानी फसलों के आंकड़े दिए हैं 2019-20 के और 2020-21 के जो अग्रिम आंकड़े हैं वो भी केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने जारी किए हैं। आंकड़ों की बात करें तो कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन के 2020-21 के अग्रिम अनुमान जारी किए कि इसके साथ साथ 2019-20 में कुल बागवानी उत्पादन 2018-19 से 3.12% अधिक होने का भी अनुमान
व्यक्त किया गया है। फलों, सब्जियों, फूलों और मसालों के उत्पादन में वृद्धि देखी गई है। ये केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं बागवानी फसलों के, जबकि वृक्षारोपण फसलों और सुगंध और औषधीय पौधों में कमी 2018-19 से अधिक दर्ज की गई है। इसके साथ साथ फलों का उत्पादन 2018-19 में 97.97 मिलियन टन की तुलना में 102.03 मिलियन टन का होने का अनुमान है। 2018-19 में 183.17 मिलियन टन के मुकाबले सब्जियों का उत्पादन 188.91 मिलियन टन होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। 2018-19 में 22.82 मिलियन टन के मुकाबले प्याज का उत्पादन 26.09 मिलियन टन होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। 2018-19 में 501.90 मिलियन टन की तुलना में आलू का उत्पादन 48.56 मिलियन टन होने का अनुमान है। 2020-21 में कुल बागवानी उत्पादन 329.58 मिलियन टन होने का अनुमान केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने व्यक्त किया, जो अग्रिम आंकड़े जारी किए हैं। 2019-20 से अधिक 5.81 मिलियन टन यानी कि 1.81% की वृद्धि दर्ज की गई है। फलों, सब्जियों, सुगंध और औषधीय पौधों और वृक्षारोपण फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि लगातार दर्ज की गई। ये आंकड़े सामने निकल के आए। इसके साथ साथ जबकि पिछले साल की तुलना में मसाले और फूलों में कमी की परिकल्पना की गई थी, यह आंकड़े में बताया गया है कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं। फलों का उत्पादन 2019-20 में 102.03 मिलियन टन की तुलना में 103.23 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। 2019-20 में 188.91 मिलियन टन की तुलना में सब्जियों का उत्पादन 193.61 मिलियन टन है। इसके साथ साथ 2019-20 में 26.09 मिलियन टन की तुलना में प्याज का उत्पादन 26.29 मिलियन टन, 2019-20 में 48.56 मिलियन टन के उत्पादन के मुकाबले आलू का जो उत्पादन है वो 53.11 मिलियन टन है। ये केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बागवानी के कुछ आंकड़े जारी किए हैं। और इस बदल रहे मौसम में किसान अपनी फसलों का विशेष ध्यान रखें। देश भर में जलवायु अनुकूल फसलों की देखरेख के लिए किसानों को सावधानियों का पालन करना जरूरी है। किसान ऐसे में क्या करें, देखते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। मध्य महाराष्ट्र के किसान इस समय तैयार फसलों जैसे रबी ज्वार, चना, अगेती या समय से बोया गया गेहूं, कुसुम और अरहर की कटाई जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र में इस समय दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। ऐसे में यहाँ सूरजमुखी, मूंगफली, मक्का और सब्जियों में सिंचाई करें। कोंकण में इस समय काबुली चना और लोबिया की कटाई के लिए समय अनुकूल है। यहाँ के किसान सुबह के समय कटाई करें और फसलों को अच्छी तरह से धूप में सुखाएं। इसके साथ ही यहाँ इस समय काजू की तुड़ाई भी कर लें। कोंकण में ही मूंगफली, चीकू, काजू, केला, नारियल और सुपारी के अलावा सब्जियों में सिंचाई करें। इसके साथ ही बागों में नमी बनाए रखने के लिए पराली से मल्चिंग करें। यही केले के गुच्छों को चिलचिलाती धूप या गर्म हवाओं से बचाने के लिए जूट की बोरी या पत्तों से ढक दें। मराठवाड़ा में ज्वार, काबुली चना, कुसुम, मक्का और गेहूं की कटाई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ अंगूर की तुड़ाई भी करते रहें। मराठवाड़ा में ही इस समय मूंगफली, आम, नींबू, चीकू और अनार के बागों के अलावा गन्ने में सिंचाई करें। मराठवाड़ा में ही केलों के बागों में नमी को बनाए रखने के लिए बाग के चारों ओर मल्चिंग करें। विदर्भ में इस समय काबुली चना, कुसुम, रबी ज्वार और अगेती या समय से बोया गया गेहूं की कटाई कर लें। कटाई के बाद फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। विदर्भ के किसान फिलहाल धान के खेतों में 3 से 5 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाए रखें। इसके साथ ही यहाँ मूंगफली, तिल और सूरजमुखी के अलावा सब्जियों, खरबूजा और बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं अगर आम के फलों में गिरने की समस्या हो तो किसान बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेकर जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। इसे तोरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है।
बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5 से 6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसान ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और अब बात बुलंदशहर की करते हैं। पंजीकृत श्रमिकों का जो पैसा है वो सरकारी लापरवाही की वजह से अटक गया है। इसमें श्रमिकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। श्रम विभाग में पंजीकृत 5000 से अधिक श्रमिकों के बैंकों में 165 करोड़ रुपए अटक गई। अलग अलग योजनाओं के पैसे थे। ये राशि चिकित्सा सुविधा, पुत्र विवाह और शिशु मातृत्व लाभ योजना जैसे संबंधित थे, लेकिन ये श्रमिकों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस राशि को विभाग की ओर से गत 5 फरवरी को पात्र श्रमिकों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन बताया गया है कि श्रमिकों ने जो बैंक अकाउंट दिए थे वह दूसरे बैंक में मर्ज हो गए। इसकी वजह से जो लेबर है, जो श्रमिकों हैं, उनको परेशानी हो रही है। अब इन बैंकों में IFSC कोड का अड़ंगा बना हुआ है। इसकी वजह से श्रमिक इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। श्रम विभाग में पंजीकृत पात्र श्रमिकों के लिए शासन की ओर से अनेक योजनाएं चलाई जा रही, लेकिन उनको समय पर लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। योजना के तहत समय समय पर श्रमिकों को लाभान्वित किया जाता है, लेकिन छोटी सी सरकारी लापरवाही के चलते श्रमिक परेशान हैं। श्रमिकों को मिलने वाले लाभ से संबंधित राशि उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। पारदर्शिता के तहत बैंक कर्मचारी और श्रम विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से जो श्रमिक हैं उनको उनका जो हक है वो नहीं मिल पा रहा है। और जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कृषि बिल को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर किसान कई महीने से आंदोलन कर रहे हैं, उसी तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाराणसी के चिरई गांव ब्लॉक में आज से नहीं बल्कि दशकों से हो रही है। अंतर बस इतना है कि ये महिलाएं ये कॉन्ट्रैक्ट एक साल के लिए करती हैं और बिना किसी लिखा पढ़ी के होता है। जो कुछ भी होता है सिर्फ विश्वास पर होता है। पेश है खास रिपोर्ट। कंधे पर फावड़ा, चेहरे पर आत्मनिर्भरता और खुशी का भाव लिए ये महिलाएं सुबह के समय अपने खेत पर जा रही हैं। वाराणसी के चिरई गांव की ये महिलाएं आज से नहीं बल्कि दशकों पहले आत्मनिर्भर बनकर न सिर्फ जी रही हैं बल्कि दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बनी हुई हैं। महिला सशक्तिकरण यही है कि जैसे मान लीजिए जो महिला पर्दे के अंदर रहती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, अपना निर्णय नहीं ले पाती थी, अपना जो बच्चों को पढ़ाई लिखाई जो भी करवाना है, शादी ब्याह है, घर में किसी चीज से उनको मतलब नहीं रहता था, भागीदारी नहीं रहता था, या 10 रुपये के लिए किसी से हाथ फैलाती थी, वो नहीं कर पाती हैं क्योंकि वो अपना खुद के समूह बना ली हैं। समूह के माध्यम से खुद वो अपना छोटा छोटा रोजगार कर रही हैं। कहने को तो ये महिलाएं भूमिहीन हैं, लेकिन एकता में बल होता है और समूह में सभी संकटों का समाधान होता है। आज इनके पास जमीन भी है और मेहनत की वजह से खाने के लिए अनाज भी है। हम लोग जैसे समूह में हैं, समूह से ही लोन लेते हैं, समूह से लोन लेकर खेत लेते हैं। 3 बीघा इस समय खेत लिए हैं 4 लोग मिल करके। और जो खेत से प्रॉफिट होता है वो लोग हम लोग जैसे अपना प्रॉफिट देख लेते हैं कि कितना लागत हुआ, कितना सिंचाई हुआ, कितना गोड़ाई हुआ, ये सब का काट करके जो मुनाफा होता है वो हम सारी महिलाएं 4 लोग बांट लेते हैं। दरअसल ये महिलाएं चिरई गांव ब्लॉक के सभी गांवों में लगभग एक समूह बनाकर अपनी दैनिक बचत का हिस्सा उसमें जमा करती हैं और उस जमा पैसे से किराए पर खेत लेकर खेती करती हैं। आज चिरई गांव सहित इस इलाके में कुल 280 समूह चल रहे हैं, जिसमें सभी अन्य रोजगार के अलावा किराए पर खेत लेकर खेती जरूर करती हैं। जो महिला अकेले खेती नहीं कर सकती वो ग्रुप बनाकर खेत किराए पर लेती है
और सामूहिक खेती करती हैं और उपज का हिस्सा बराबर बराबर बांट लेती हैं। समूह से लिया गया लोन खेती के द्वारा भर दिया जाता है। उससे हुई आमदनी से अपना और अपने परिवार का खर्च चलता है। आज ये महिलाएं न तो किसी की कर्जदार हैं और न ही किसी के आगे हाथ फैलाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और एक बार फिर बात करेंगे खरीफ विपणन सीजन की। जो फसलें देश भर में अलग अलग राज्यों से समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदी जा रही हैं ताकि किसान उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद की अगर तुलना करें तो धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 14.52% की वृद्धि दर्ज हुई है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक 670.44 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। सरकार ने पंजाब से 202.82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है, जो कुल खरीद का 30.25% है। इसके साथ साथ वर्तमान में जारी खरीफ विपणन सत्र में लगभग 97,70,000 किसान सीधे तौर पर लाभान्वित हुए हैं। सरकार ने 3,10,265 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन को भी किसानों से खरीदा है, समर्थन मूल्य पर खरीदा है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान दालों और तिलहनों की खरीद से 1,67,964 किसानों को लाभ हुआ। रबी फसल 2020-21 के तहत आंध्र प्रदेश में एमएसपी पर 37.85 मीट्रिक टन चने की भी खरीदी जो है वो किसानों से समर्थन मूल्य पर की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बीज कपास की सुचारू खरीद से 18,97,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। किसानों से एमएसपी पर 26,716.31 करोड़ रुपए मूल्य की 91,80,412 कपास की गांठें भी खरीदी गई हैं। ये समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है। देश भर में 5,079 मीट्रिक टन खोपरा की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई। इस दौरान 3,961 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपए की अदायगी भी की गई है। तो किसान समाचार में आज बस इतना ही। नमस्कार।